हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और जैसा गाइस आप सबको पता है कि नोट सेट की तैयारी कंटिन्यू जारी है और इस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। और सभी गाइस एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन के फर्स्ट से और लास्ट तक जरूर जुड़े रहें और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल की आज क्लास नंबर 2 है। ठीक है, और टॉपिक नंबर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इनबैलेंस होगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, आज सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। विच बॉडी सिस्टम कॉमनली इज अफेक्टेड इन पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होगा तो बॉडी का कौन सा सिस्टम लड़खड़ाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी जरूर डालें। क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या न्यूरोवास्कुलर या रिनल या एंडोक्राइन। ठीक है, तो सभी सिस्टम के अलग अलग काम हैं। ठीक है, जो अपना कार्डियक सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। रिनल सिस्टम अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करने का काम करता है। एंडोक्राइन अपने डक्टलेस और एक्सोक्राइन अपने अलग अलग सिस्टम होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है वो न्यूरोवास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है गाइज, क्लियर। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन द एक ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम लेवल इन प्लाज्मा। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा हर हर पेपर में लगभग नोट सेट में तो ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आपको नॉर्मल लेवल सोडियम लेवल का बताना जो प्लाज्मा में होगा तो क्या होगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है गाइज, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 135 से 145 MEQL होगा। और एक बात ध्यान रखना गाइज, आपको 135 से 145 ही ध्यान नहीं रखना, पीछे का जो इसका साल्ट है, जो इसका ये सिंबल जो लगा हुआ है, जो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही रखता है कि आप इसे MEQL लीटर करोगे या इसे मान लो MMOFHG भी आ सकता है। तो ध्यान नहीं रख रहा है कि आ क्या रहा है पीछे। नोट सेट में एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था हीमोग्लोबिन का कि वो MMOFHG में होता है, ग्राम में होता है या फिर लीटर में होता है, किस में होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। ठीक है गाइज, आप सबको बताना है कि जो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल है वो कितना होता है। और ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना पोटेशियम लेवल हमारे कौन से ऑर्गन को ज़्यादा इफेक्टेड करता है। अगर हमारा पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो भी और कम हो जाता है तो भी। ठीक है, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर डालें। ठीक है गाइज, और जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, 3.5 टू 5.1 होता है। वैसे तो बात करें तो 3.5 से 5.1 होता है। ठीक है, MEQL लीटर में होता है। और ये है जो एक अपना क्या बोलते हैं उसे, एनक्लेक्स बेस पे है। ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट, और आपको जो मतलब बेस्ट है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपने प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो ICF होता है इस कंपार्टमेंट के अंदर, ICF हमारा बॉडी के अंदर कितना होता है, 70%। और इसके अंदर 70% के अंदर भी सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा होता है। ठीक है गाइज, तो जो वो होता है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वो ऑप्शन सी होगा, कौन सा, पोटेशियम। ठीक है, ये अपना इंट्रा सेलुलर है, जो सेल्स के अंदर पाया जाता है, सेल्स के अंदर पाया जाता है पोटेशियम। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं कि पोटेशियम इज द मोस्ट एबंडेंट कैटाइन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड अकॉर्डिंग टू मोर फोर देन 19 ऑफ द इंट्रासेलुलर कैटाइन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच इलेक्ट्रोलाइड
विच इलेक्ट्रोलाइट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैटाइन। अब यहाँ ECF की बात आ गई, और ECF उस दिन मैंने बताया था 30% होता है, और जो 30% में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, ठीक है गाइज। तो जो होगा वो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वो होगा वो ऑप्शन ए होगा बोले तो सोडियम। और पोटेशियम की अभी हमने बात की थी, पोटेशियम हमारा ICF होता है और ये हमारा ECF होता है, ठीक है गाइज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। सोडियम इज द मोस्ट अबेंडेंट कैटायन है इंटरसेलुलर अकॉर्डिंग टू 9% ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायन। इट मेंटेन हाफ ऑफ द टोटल ऑस्मोलरिटी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 142 आउट ऑफ 300 लीटर। सो सोडियम प्ले की रोल इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए, और वो है रिटेंशन ऑफ अबनॉर्मल अमाउंट फ्लूइड इन बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन, ठीक है। जो रिटेंशन ऑफ अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ, तो कौन सा ऐसा अमाउंट है, ऐसा फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर रिटेंट होता है, ठीक है। तो गाइस राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी जरूर डालें, क्या सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम या कैल्शियम, ठीक है गाइस। जो इसका राइट आंसर है वो, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा बोले तो सोडियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी, और क्या बोलते हैं कैटाइन अपनी बॉडी के अंदर जो भी बॉडी को रिटेंट करता है वो कौन सा करता है, तो वो फ्लूइड है जो अपना सोडियम रिटेंट होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करते, थोड़ा सा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने, देखिए। फ्लूइड रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन इज बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड कंपार्टमेंट। सोडियम इज द चीप ECF cation, so it maintain ECF fluid balance, and potassium is cheap in ICN, so it maintain intracellular fluid balance, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो अपना ICF है, ICF है जो अपना इंट्रा होगा, ये सेल्स के अंदर होगा, और जो अपना ECF होगा बोलते एक्स्ट्रा, ये अपनी सेल्स के बाहर होगा, ठीक है। तो एक अपने फ्लूइड को रिटेंट करेगा, वापस करेगा, एक बॉडी से एक्सक्रेट करेगा, ठीक है गाइज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए नर्स वाज कॉल्ड टू सी ए पेशेंट विद नोजी ब्रीथिंग, क्या है देखो, नोजी ब्रीथिंग। द सस्पेक्टेड लैरिंगोस्पाज्म हो रहा है, नोजी ब्रीथिंग हो रहा है, लैरिंगोस्पाज्म हो रहा है विद स्टाइडर एंड इट अकर कॉमनली फाइन। देखिए पेशेंट को नोजी ब्रीथिंग हो रहा है, लैरिंगस बोले तो लैरिंग्स स्पाज्म आ रहा है, एंड पेशेंट जो स्टाइडर कर रहा है, तो आपको किस में देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ हैं। एक नर्स हो आप, पेशेंट आप सामने है, पेशेंट नोजी ब्रीथिंग कर रहा है, लैरिंगो स्पाज्म कर रहा है और स्टाइडर कर रहा है, तो आप उसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप देखना चाहोगे कि पेशेंट को क्या दिक्कत ऐसी हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट को ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्या वो पेशेंट हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोकैलेमिया या हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी अपने मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा, नोजी होगा, स्टार्ट होगा, तो बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया कोज करेगा, बाकी अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा बोले तो हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखिए आपके सामने, क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया, जो बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो देखो ये हाइपोकैल्सीमिया मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम अपना कम हुआ, और जब बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होगा तो ये अपनी मसल्स, और जो मसल्स हैं इनके अंदर क्या होना आनेगा, स्पाज्म, और स्पाज्म का मतलब हो रहा है अपनी चीज़ों में जकड़न आना, और जब इनमें जकड़न आएगी तो अपने जैसे लैरिंगोस्पास, स्टाइडर, ये कॉज नोजी ब्रीथिंग, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, क्रैम्प, ट्विस्टिंग, पैरेस्थीसिया, इरिटेबिलिटी, हाइपरएक्टिव डीप टेंडन रेफ्लेक्स, पॉजिटिव टुवर्ड्स की साइन, आप इसके चिक को ऐसे करो और आदमी इधर टेढ़ा वो कर लेता है,
ये सारे चोवेस्टी के साइन, ये सारे जो होंगे ये हाइपोक्लेसीमिया कॉज करेगा। और एक बात ध्यान रखना इसमें कि ये क्वेश्चन आपका लिख लो, नोटसेट 2023 में आएगा। हाइपोकैल्सीमिया का क्वेश्चन 100% 101 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इंक्रीज स्वेटिंग लीड टू, ठीक है गाइज, इंक्रीज कोई पेशेंट है और उसको इंक्रीज स्वेटिंग हो रहा है। इंक्रीज स्वेटिंग का मतलब है बॉडी से पसीना ज़्यादा एक्सीक्रेट हो रहा है। अगर बॉडी से ज़्यादा, बॉडी के अंदर ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो पेशेंट को क्या होगा? क्या पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया कोज करेगा? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरबोलिमिया, ईडिमा। ठीक है, देखिए जब बॉडी के अंदर इंक्रीज स्वेटिंग होगा तो दो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, एक पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया और एक पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर की बात करें तो पेशेंट को भाई स्वेटिंग हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट को डायफोरेसिस भी होने के चांस रहेंगे। और अगर पेशेंट को डायफोरेसिस चांस रहेंगे तो आपका जो अंदर है वो हाइपोनेट्रीमिया कोज करेगा, लेकिन बाहर के अगर उसको देखा जाए तो पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया कोज करेगा। ठीक है गाइज, थोड़ा सा आपके पास डिस्क्रिप्शन है, देख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज स्वेटिंग, एक्सेसिव डायफ्रोसिस, बोले तो जब स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो पसीना ज़्यादा आएगा, ज़्यादा पसीना आएगा तो डायफ्रोसिस में कोज हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया। अपना पोटेशियम का लेवल भी क्या बोलते हैं, लेवल कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ए एंड बी बोथ आर द राइट आंसर होंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ठीक है, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन विल केयरिंग फॉर क्लाइंट विद हाइपोनेट्रीमिया। फिर वही बात आ गई, क्वेश्चन आपके सामने अभी अपने हाइपोनेट्रीमिया की बात की थी और एक पेशेंट है उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया, बोले तो सोडियम लेवल कम हो गया। अब सोडियम लेवल कम हो गया तो नर्स एक इम्पोर्टेंसी इंटरवेंशन क्या क्या आप उस क्लाइंट में देखने, मतलब क्या क्लाइंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, क्या पेशेंट को फ्लूइड रेसिस्ट्रेक्शन करोगे, मान लीजिए हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट को हो गया तो आप क्या उसका फ्लूइड बंद कर दोगे, या फिर क्या बोलते प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन दोगे, या पोटेशियम ऑर्डर करोगे, या प्रोवाइड एनजी ट्यूब करोगे। तो ठीक है, यहाँ बात हुई है, यहाँ पेशेंट को बात हो रही है क्या, यहाँ पेशेंट को बात हो रही है हाइपोनेट्रीमिया, बोले तो सोडियम लेवल कम हो गया है। तो देखो फ्लूइड रेस्ट्रिक्टर तो करेंगे नहीं, फ्लूइड तो बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट का हाइपोनेट्रीमिया कोज कर रहा है, और अब कम कर देंगे तो और पेशेंट को कम हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन देखते हैं क्या, पोटेशियम, पोटेशियम का कोई काम नहीं है, बात सोडियम को हो रही है, पोटेशियम से कोई कोरिलेटेड नहीं होगा। और एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब आप फीडिंग नहीं करा रहे हो पेशेंट को, वो नहीं है अगले पेशेंट एस्पिरेट किया हुआ है कोई ऐसे भी जिससे आप उसको एनजी ट्यूब डाल दो, या फिर पॉइजन का पेशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो प्रोवाइड आइसोटोनिक फ्लूइड करेंगे। कौन सा करेंगे? आइसोटोनिक, और जिसका सोडियम कितना होगा 9%। ठीक है, ये अपना होगा, अगर 1 लीटर में बात करें तो 9 ग्राम कोज होगा। ठीक है, ये आपका 100 ml में वो देखने को मिलेगा, और ये अपना अगर 1 लीटर का निकालेंगे तो 9 ग्राम होगा। ठीक है गाइज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। ये बायोकाइमिया नहीं है, ये हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपो मतलब कम, कैलेमिया मतलब पोटेशियम, पोटेशियम आपका कम हो गया है। तो ये कह रहा इन फॉलोइंग विच नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया के सारे कोज हैं एक को छोड़कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है गाइज, तो जैसे बात कर लेते हैं, क्या पेशेंट को वोमिटिंग कोज होगा, क्या पेशेंट को पोटेशियम वास्टिंग डायरेटिक होगा। ठीक है, देखो वोमिटिंग होती है जब भी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और पेशेंट को ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होना होता है जब पेशेंट को वोमिटिंग होगी तो। ठीक है, और जब भी पोटेशियम क्या बोलते हैं पेशेंट को वोमिटिंग होगा तो पोटेशियम लेवल कम होगा। और आपको मैंने पहली क्लास में भी एक बार बताया था
कि एबीजी के अकॉर्डिंग कि उसमें आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे, बताया था। ठीक है, और आज पोटेशियम वास्टिंग होगा। वास्टिंग मतलब कम, तो इसमें भी ठीक है हाइपोकैलेमिया कोज हो रहा है। ठीक है, एडियोस्टोनिसिम करते हैं तो इसमें भी पेशेंट का है जो पोटेशियम लेवल है वो कम होता है। ठीक है, बात हो रही है रिनल फेलियर में। रिनल फेलियर में हाइपरकैलेमिया होता है, ना कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है गाइज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। और गाइज अभी अपने एसएमसीक्यू चल रहे हैं, जब कभी बड़ी थ्योरी की बात आएगी तो और आपको एक्सप्लेन अच्छे से करके बताया जाएगा। ठीक है, कि रिनल फेलियर में हाइपरकैलेमिया क्यों और कैसे होता है। ठीक है गाइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा जैसे एक्सप्लेनेशन आपके सामने। एक कोज ऑफ हाइपोकैलेमिया इंक्लूड डिफिशिएंट पोटेशियम इनटेक और एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम ड्यू टू वोमिटिंग, डायरिया, एनजी सेक्शन। क्योंकि जब भी हम एनजी सेक्शन करते हैं जो उसके द्वारा सिक्रेशन निकलता है, सिक्रेशन का मतलब वही होगा जैसे आप वोमिटिंग कर रहे हो तो वहाँ भी अपने बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है, यहाँ भी वही होगा। एक्सेसिव डायफोरेसिस पेशेंट को, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था कि पेशेंट को अगर डायफोरेसिस एक्सेसिव होगा तो वहाँ भी पोटेशियम लेवल अपना कम होगा। वुंड ड्रेनेज, ठीक है, क्योंकि वुंड ड्रेनेज बोले तो अपनों सेल्स का अंदर का फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो वहाँ भी हम लोग पता है कि पेशेंट को क्या बोलता है हाइपोकैलेमिया कोज होगा। यूज ऑफ पोटेशियम रिटेनिंग डाययूरेटिक, फ्रूसमाइड आप ले रहे हो, फ्रूसमाइड से क्या होगा कि पेशेंट यूरिन आउटपुट ज़्यादा करेगा। जब यूरिन आउटपुट क्या करेगा, सोडियम का लेवल बढ़ेगा और पोटेशियम एक्सीक्रेट होगा, तो वहाँ भी हाइपोकैलेमिया कोज होगा। पोलीयूरिया, एल्डोस्टेरोनिज्म, कसिंग सिंड्रोम, एल्कोलोसिस, अभी एल्कोलोसिस के बारे में भी आपको बताया था, एंड हाइपोइंसुलिनिज्म विद मूव पोटेशियम फ्रॉम ईसीएफ टू आईसीएफ। ठीक है गाइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का आपके सामने, और एक बात ध्यान रख, क्वेश्चन बहुत शानदार चल रहे हैं, प्लीज़ गाइस सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरह डील करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पेशेंट है, कार्डिक हिस्ट्री है, एक पेशेंट विद कार्डिक हिस्ट्री taking the diuretic furosemide and seen in emergency for muscles weakness, which laboratory value due to assess first। एक पेशेंट है, हार्ट का मरीज है, ठीक है, और वो पेशेंट डायरेटिक पे है, बोले तो फ्रूसमाइड पे है, और इमरजेंसी में आया है और उसको मसल्स वीकनेस हो रहा है, तो आपकी जो लेबोरेटरी वैल्यू होगी, जो फर्स्ट असेस करोगे आप, वो क्या करोगे पेशेंट का। ठीक है गाइज, तो क्या पेशेंट का एल्बुमिन, सोडियम, हीमाटोक्रेट या सीरम पोटेशियम। और मैंने पहले ही अभी आपसे जब बात की थी कि पेशेंट को अगर आप फ्रूसमाइड दे रहे हो तो, और हार्ट के जो मरीज उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलता है वो सीरम पोटेशियम लेवल होता है, तो आंसर डी होगा, बोले तो सीरम पोटेशियम लेवल। ठीक है गाइज, ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर। विच परगेटिव कॉज हाइपोकैलेमिया। ठीक है, और ये अपना एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है गाइज, कि विच परगेटिव कॉज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब ऐसा जो आपने एनीमिया दिया है उसको जब देखो तो पेशेंट के अंदर कोज आपको हाइपोकैलेमिया कॉज करेगा। क्या वो डल्कोलेक्स होगा, ठीक है, या फिर वो लिपिड पैराफेविन होगा, कैस्टो ऑयल या ऑस्मोटिक परगेटिव। ठीक है गाइज, तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन, वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है गाइज, और यहाँ आपके सामने देख लें, कैस्टर ऑयल एक्ट करेगा, एक कैथरेटिक है, आपको पता है कैस्टर ऑयल हो जो कैथरेटिक होता है। इंक्रीज बाउल मूवमेंट, बोले तो जो अपनी आते हैं उसकी गतिविधि को तेज करेगा, और जो उसकी गति की तेज होगी वो इनहेबिट करेगा किसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम जीआई सिस्टम। ठीक है, और एक बात देखो ना, तो कैस्टर ऑयल हाइपोकैलेमिया कब होगा, क्योंकि क्या है कि इसका जो अपना जो ये दिया कैस्टर ऑयल आप दे रहे हो, ये अपनी जो बाउल मूवमेंट है उसको बढ़ा देंगे। भाई फॉरगेटिव मतलब पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, और जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट तेज होगा तो इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा कि ना तो पानी का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, और पानी के अंदर सोडियम होता है, और ना पोटेशियम फ्रॉम जीआई सिस्टम, तीनों गुणों का। ठीक है गाइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, A patient had an extensive prolonged surgery. Which electrolytes should be monitored most closely? गाइस एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी हो और सर्जरी की जब बात आई हो तो सर्जरी में जो इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट क्लोजली आपको मॉनिटर करना होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? तो गाइस ध्यान रखना, मैंने सेल्स की बात की थी अपना इंट्रा सेलुलर, और ये सेल्स के अंदर से जब भी आप सर्जरी करोगे तो आपको सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा, ये थोड़ी आप एक्सटर्नली कर रहे हो, इंटरनली जाना होता है सर्जरी के अंदर, और जब सर्जरी के अंदर इंटरनली जाओगे तो सेल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इंट्रा, मतलब सेल्स के अंदर, जो अपनी सेल्स के अंदर डीपली अगर जाते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली अफेक्टेड होने वाला इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटेशियम होगा। कौन सा होगा? वो पोटेशियम होगा। आंख बंद करके भी आप ये आंसर का, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है गाइज, क्लियर? देख लीजिए, स्ट्रेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सटेंसिव सर्जरी इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोकोर्टिकोटिसोन हार्मोन एल्डोस्टेरोन, दिस मे कोज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम। आपने एड्रोकोर्टिकोनल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है, आपने सुना होगा, नहीं तो जब आपके एंडोक्राइन सिस्टम से क्लासेस चलेंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नर्स केयरिंग फॉर ग्रुप ऑफ क्लाइंट रिवाइड द इलेक्ट्रोलाइट लैब रिजल्ट एंड नोट्स ए पोटेशियम लेवल 5.5 mql है। द नर्स अंडरस्टैंड विच क्लाइंट इज एट मोस्ट रिस्क फॉर द डेवलपिंग ऑफ पोटेशियम वॉल्यू एड इज दिस द लेवल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका पोटेशियम लेवल नॉर्मल लेंस खींचनी है, अपना नॉर्मल रह जाए 3.2 5.1। ठीक है, अब अपनी ये MEQL लीटर में है, ये अपना पोटेशियम का नॉर्मल है। अब पोटेशियम, आपको क्वेश्चन को जो पकड़ना वो देखें क्या है कि पोटेशियम लेवल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन आपके सामने, क्लाइंट विद कोलाइटिस, बोला क्या आंतों का इन्फेक्शन होगा, या पेशेंट क्लाइंट हु हैज़ बीन ओवर यूजिंग लैक्सेटिव, या पेशेंट लैक्सेटिव की मात्रा ज़्यादा ले रहा है, या क्लाइंट विद कसिंग सिंड्रोम होगा, या क्लाइंट हु हैज़ ए सस्टेनिंग ए ट्रॉमेटिक इंजरी। ठीक है, तो इसमें पेशेंट आपको क्या देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मतलब क्लाइंट हु हैज़ ए ट्रॉमेटिक इंजरी। क्यों, कैसे, देखिए। ठीक है, देखिए, ड्यूरिंग सस्टेनिंग ट्रॉमेटिक इंजरी टिश्यू डैमेज होगा, हमने यहाँ बात करी क्या होगा, टिश्यू डैमेज, और टिश्यू क्या होगा, टिश्यू क्या इंटरनल होगा, और जब हमारा टिश्यू डैमेज होगा क्या होगा, टिश्यू हमारा डैमेज हुआ, टिश्यू के अंदर जब हुआ तो कौन सा अपना जो होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, और इंट्रासेलुलर के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। देखिए, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट कोज ऑफ हाइपरकेलेमी, हाइपरकेलेमी एक्सेट ऑप्शन डी ऑल और अदर ऑप्शन कोज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, क्योंकि जितने भी सिस्टम, जितने भी ये तीनों हैं, ये तीनों पेशेंट को हाइपरकेलेमिया कोज कर रहे हैं। पर यहाँ बात ये हुई है, देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, देखिए यहाँ बात ये हो रही है कि नर्स है, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रोलाइट तो बढ़ रहा है, मतलब पेशेंट को हाइपरकेलेमिया कोज हो रहा है, और यहाँ हाइपरकेलेमिया कोज क्या, ये तीनों हाइपरकेलेमिया कोज करेंगी, बट क्लाइंट हुए जैसे ट्रोमेटिक इंजरी होगी तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, ना सॉरी हाइपोकैलेमिया होगा, ना कि पेशेंट को हाइपरकेलेमिया होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट स्पोरोलैक्टिन प्रोड्यूस। ठीक है, स्पोरोलैक्टिन क्या है, एक फ्यूरोसमाइड की तरह ही अपना रोल अदा करती है। ठीक है, यूरिन आउटपुट को एक्सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, अगर आप स्पोरोलैक्टिन ले रहे हो तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि
सोडियम एक्सक्रेट होगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, तो पेशेंट को इसमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट को हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, क्लियर? देखिए थोड़ा सा, स्पोरलेक्टिन इज ए पोटेशियम स्पीयरिंग डायरेटिक, ठीक है, दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स। सो फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिटेन ऑफ सोडियम, अभी मैंने बताया था, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज ब्लॉकेड। स्पोरलेक्टिन एक्ट ऑफ डिक्रीज पोटेशियम लॉस इन द यूरिन विच रिजल्ट, क्योंकि स्पोरलेक्टिन जब आप लोगे, ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब ये होगा जब भी आप एक्सक्रीट करोगे, फ्रूटमेंट क्या करते हैं, जैसे आपने दिया फ्लूइड का रिटेंट किया, वो सोडियम को रिटेंट करो और फिर उस क्या बोलते हैं पोटेशियम को एक्सक्रीट करो, पर ये इसको बाइंड करती है, जब इसको बाइंड करेगी तो क्या उसके उसके फंक्शन उसको ब्लॉक कर देगा, और उसको जब उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देगा या बोले डिक्रीज उसके फंक्शनलिटी हो जाएगी, तो पोटेशियम लेवल है जो बॉडी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो पेशेंट को हाइपरकैलेमिया कोज देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, which of the following ECG find indicate presence of hypokalemia। गाइज एक तो ध्यान रखना, एक तो है हाइपोकैलेमिया और एक है हाइपरकैलेमिया। इन दो ECG को तो आप अपने माइंड में हमेशा ध्यान सेट और माइंड सेट कर लो कि इनमें क्या होगा। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शन ए होगा टाल पीक टी वेव, या ST सिगमेंट डिप्रेस्ड होगा, या वाइंड QRS होगा, या प्रोलैंग PR इंटरवल होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बोले तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, और गाइज एक बात ध्यान रखना, ECG का एक अलग से टॉपिक लेंगे और अलग से पूरी ECG आपको क्लियर करके बताएंगे कि ECG कैसे कैसे देखते हैं ECG, और कैसे ECG का P वेव या QRS और ST सिगमेंट कहाँ कैसे होगा। ठीक है, अभी हम बस बात ये कि पेशेंट हाइपोकैलेमिया हुआ और उसमें हाइपोकैलेमिया जिसमें हुआ है पेशेंट की ECG में आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, बोले तो ST सिगमेंट डिप्रेशन होगा। क्या होगा? ST सिगमेंट डिप्रेस होगा हाइपोकैलेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ECG चेंज सीन इन हाइपोकैल्सीमिया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ECG 4 ECG के पैटर्न आप आपके माइंड में सेट कर लें। देखिए कैसे, एक तो हाइपोकैल्सीमिया और एक हाइपर और एक हाइपोकैलेमिया और एक अपना हाइपरकैलेमिया। ये चार चीज़ें आप आपके मन में और माइंड में सेट कर लो कि पेशेंट को जब हाइपरकैलेमिया हो रहा तो क्या होगा और हाइपोकैलेमिया होगा तो क्या होगा। ये ECG अगर चार जिसने याद कर ली, एक क्वेश्चन आपको नोट सेट में 100% देखने को मिलेगा ही। ठीक है गाइज, अब यहाँ बात हुई है ECG चेंज सी इन हाइपोकैल्सीमिया, पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है और उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या पेशेंट को वाइंडेड Q2 इंटरवल या प्रोमिनेंटेड U वेव या शॉर्टनेड Q2 इंटरवल या वाइंडेड T वेव। ठीक है गाइज, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, वाइंडेड Q2 इंटरवल। अब वो कैसे होगा देखिए गाइज, थोड़ी ये देख लीजिए, अगर पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड ST एंड QT इंटरवल होगा, प्रोलॉन्ग्ड ST एंड QT इंटरवल होगा हाइपो। और अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो रहा है, सॉरी हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, तो शॉर्टेड मतलब शॉर्ट मतलब छोटा ST सिगमेंट और वाइड क्या होगा T वेव। ये आप अपने माइंड में सेट कर लें ये ECG, और ECG का एक ऐसा शानदार सेशन लेंगे ECG में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप ECG को नॉर्मल देख लोगे कि P वेव कहाँ होगी, Q2 इंटरवल्स कहाँ होगा, वाइंडेड कहाँ होगा, हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा, हाइपरकैल्सीमिया कैसे होगा। ठीक है, AF और अपना साइनस ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिनिडियम, ये सारे आपको देखने को अच्छे से क्लियर करे जाएंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट
The which of the following clinical finding which of the following clinical finding indicate the patient hypokalemia? पेशेंट को हाइपोकेलेमिया हो गया है, तो आप पेशेंट में क्या एक्सप्रेस करेंगे कि पेशेंट में आप क्या फाइंडिंग्स करेंगे? क्या पेशेंट को एडिमा होगा, या अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, मसल्स स्पाज्म होगा, या कुसमुल ब्रीथिंग होगा? गाइज पहली बात तो आप यहाँ ध्यान देगी, पूछा क्या है? हाइपोकेलेमिया पूछा है, ना कि हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो आप मसल्स स्पाज्म तो हटा ही दीजिए। ठीक है, ईडी में अगर कोज है, फ्लूइड रिटेंट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए भी हटा दीजिए। अब बचते हैं अपने पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब इनमें का राइट आंसर देना है। ठीक है गाइज, जो राइट आंसर है, एक मिनट सॉरी, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। बोले तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब अब्डोमिनल डिस्टेंशन किस तरह कर रहा है, तो देखिए आपके पास ये देखिए, हाइपोकेलेमिया हुआ, पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट क्या हुआ? हाइपोकेलेमिया। हाइपो मतलब कम हो गया, कोज। अब जब अपना पोटेशियम लेवल कम हो रहा है, तो अपनी जो बावल मोटिलिटी है, बावल मूवमेंट है, वो भी क्या होंगे? कम होंगे। अब जब वो कम होंगे हाई, तो बाउल साउंड हैं जो क्या होंगी? वो भी अपनी क्या होगी? एब्सेंट होगी, जिसे आप पैरालाइटिक फीलस बोलते हैं, वो भी अपना कम होगा। और जब अपना वो कम होगा, ड्यू टू स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन भी अपना इसमें कम होगा। और जब वो कम होगा तो कोज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा, किस में? आंतों में। और कहाँ वो क्या होगा? अब्डोमिनल डिस्टेंशन कोज करेगा। और जब अब्डोमिनल डिस्टेंशन कोज करेगा तो हाइपोकोलेमिया डिक्रीज मैनेजिंग टू नर्व एंड मसल सेल रेजिस्टिंग पोटेंशियल अदर साइड इज द नॉट एसोसिएटेड विद द हाइपोकेलेमिया। ठीक है गाइज, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया? एक पेशेंट के अंदर हाइपरकेलेमिया, बोले तो पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया है। अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो आप एक नर्स हो, और एक बात ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को आप एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह सोचो कि पेशेंट को हाइपरकेलेमिया हो गया है, और आप एज एक नर्स स्टाफ हो, तो आप जब आप उसमें आप क्या अपनी भूमिका निभाओगे, इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग नहीं, एक नर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या पेशेंट को आप इंसुलिन विद ग्लूकोज दोगे, या पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट, या पोटेशियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम सल्फेट? ठीक है गाइस, तो जब भी पेशेंट को सॉरी जब भी पेशेंट को हाइपरकेलेमिया हुआ है, तो देखिए, ना तो हम पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, ना पोटेशियम क्लोराइड देंगे, ना मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार आ गया है। ठीक है, और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इंसुलिन विद ग्लूकोज। अब वो होगा क्यों? देखिए, होगा क्यों? हाइपरटोनिक ग्लूकोज विद रेगुलर इंसुलिन यूज टू हाइपरकेलेमिया टू मूव करेगा किसको? एक्सेसिव पोटेशियम फ्रॉम द ईसीएफ टू आईसीएफ इनटू सेल्स के अंदर। सो इट रिजल्ट इनटू डिक्रीज पोटेशियम इनटू ईसीएफ, हाइपोकेलेमिया। IV कैल्शियम में यूज इन सीवियर हाइपोकेलेमिया टू अवॉइड माइकोर्डियल एक्सिटिबिलिटी। ठीक है गाइस, क्या होगा? एक्सिबिलिटी होगी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, इंसुलिन विद ग्लूकोज। ठीक है गाइस, अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताएं कि अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, process that draws the solvent from a less concentration solute through a selective permeable membrane into a more concentrated solute till the point of equilibrium is called on। ठीक है गाइस, लेस से हाई थ्रो हो रहा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो रहा है, तो गाइज वो क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में सभी जरूर डालें, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और उसका नेक्स्ट आंसर आप सबको
दिया जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको इतना हेल्प कर रहा हूँ आप सबकी। ठीक है, थोड़ी हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं। देखिए, ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होगा, लो से ऊपर की तरफ। ठीक है, और डिफ्यूज़न जो होगा हमेशा वो हायर टू लोअर होगा। क्या होगा? हायर टू लोअर होगा। और अल्टीफिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेट करने का काम होता है। ठीक है, जो अपने जैसे हायर। ठीक है, क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप सबका होमवर्क है, और आप सब बताओगे कि। और हाँ गाइज, सॉल्यूमेंट और सॉल्यूट क्या होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। नेक्स्ट क्लास में आपको विद रिएक्शन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं, और इनका आंसर आपको राइट कमेंट बॉक्स में अभी डालना है। ठीक है गाइज, अब तक की क्लास आपको कैसी लगी? नेक्स्ट बातें अगली क्लास में करेंगे। और गाइज, प्लीज़ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सेशन इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। और गाइज, बस आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइज, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।